work done in stretching a wire, or the same thing is also mentioned as strain energy. ओके, ये दो नाम से ये बहुत ही ज्यादा फेमस है एंड काफी अच्छे से ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। 3 मार्क का ये डेरिवेशन का वेटेज है। एंट्रेंस में इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। काफी बार हमको कोई डेरिवेशन से फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मदद मिल जाता है इसके चीज से। एंड ओवरऑल कॉन्सेप्चुअली काफी इजी टॉपिक है ये। तो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? एक वायर को स्ट्रेच करने में कितना वर्क लगता है ये हम यहां से ढूंढने वाले हैं। अभी तुम बोलोगे सर इसमें क्या कैलकुलेट करने का, पकड़ो वायर खींचो, क्या है इसमें? हम जब काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक indefinite kind of source है जिसको हम यूज कर सकते हैं। Getting it? We have a like huge amount of source of energy which we can convert to for doing mechanical work. But if I want to do the same thing with the help of a machine or a robot or any automation mechanism, then I have to check that what is the amount of energy spent for this activity so that I can schedule or I can program that robot to perform it in an optimum performance manner. उस रोबोट से मैक्सिमम खींच के लेने के लिए मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि वो बैटरी ऑपरेटेड रहेगा या वो इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड रहेगा। अगर वो ये चीज 50 जूल में कर सकता है लेकिन मैंने उसको जबरदस्त ताकत लगाने को दिया और 150 जूल में वो कर रहा है, मतलब वो जितना ताकत चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा लेवल पे कर रहा है। गेटिंग इट? प्लस बैटरी में ज्यादा पावर अगर वो खींच रहा है तो बैटरी जल्दी ड्रेन होएगा। तो अगर वो 18 घंटा चल सकता है मशीन तो वो 6 घंटे में ही बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वो सब चीज के लिए ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस फिजिक्स का कैलकुलस वाइज ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है उससे हमको फॉर्मूला निकालने में भी काफी आसानी हो जाता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर और वी कॉल इट स्ट्रेन एनर्जी। हमने एक रिजिड सपोर्ट से वायर को हैंग किया है, ठीक है। जस्ट लाइक तुम एक स्प्रिंग को हैंग करते हो, तुम स्प्रिंग को खींचते हो, छोड़ते हो तो वापस स्प्रिंग पुल बैक होता है। गेटिंग इट? क्यों पुल बैक होता है? तो तुम बोलते सर वो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स था। गेटिंग इट? बट जब तुम स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग के अंदर जो डायमेंशन चेंज होने की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ है, that change in dimension represents strain, and that change in energy is nothing but strain energy. So that strain energy is stored in the wire, and that wire reverts or pull back to the elongation part. यहाँ पे भी वही लिखा है, during elongation of the wire the work is done by the applied force. This work is stored in the wire in the form of potential energy, and this potential energy is called strain energy. एग्जाम में अगर 1 मार्क के लिए कोई पूछता है कि स्ट्रेन एनर्जी मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, आपको इतना डायलॉग लिख देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही डायलॉग लिखना है, आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। समझे? तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो स्ट्रेन एनर्जी वाला डेफिनेशन को। अब डेरिवेशन कैसे करेंगे भाई साहब? तो डेरिवेशन में होने क्या वाला है, सेम एक रिजिड सपोर्ट होने वाला है, फिर ऐसे वायर रहेगा, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, ये वायर को यहाँ पे वेट लगा दे रहा हूं भैया, वेट। ओके, वेट की वजह से क्या होएगा, ये जो mg है फोर्स उसको नीचे खींचेगा। अब नीचे खींचने की वजह से क्या होएगा, जो उसका लेंथ है उस लेंथ से ज्यादा क्या होएगा, थोड़ा ये इलोंगेट होगा। तो पहले अगर उसका लेंथ कुछ तो कैपिटल L था तो अभी का इलोंगेशन कुछ तो स्मॉल l होएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये स्मॉल l का इलोंगेशन तो ये फटाक से एक साथ होएगा क्या रे? एक साथ स्मॉल l से लंबा होएगा क्या ये? नहीं ना। तुम बचपन में जब छोटे से हाइट के थे और जो तुम्हारा अभी का हाइट है वो सडनली एक दिन ऐसा फटाक से बढ़ गया था क्या? नहीं ना। गेटिंग इट? वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिक्रीमेंटल फॉर्मेट में
मतलब एक इंक्रीमेंटल फॉर्मेट में बढ़ा था। तो वैसे ये स्मॉल एल भी एकदम धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में आगे बढ़ा। तो लेट अस कॉल दैट वन छोटा टुकड़ा एज dx, लेट अस कॉल दैट पर्टिकुलर छोटा टुकड़ा एज dx, एंड ऐसा टोटल dx धीरे धीरे करके एक ऐसा स्मॉल x दैट इज स्मॉल l के टर्म से ये बढ़ गया। अब ये dx vx आ गया, मतलब कैलकुलस आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। एक ऐसा प्रॉपर्टी जो ना किसी के ऊपर डिपेंड करेगा और सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस वायर का y रहने वाला है, एंड डेरिवेशन में यंग्स मॉडुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन को। तो हमने यहाँ पे एक L लेंथ का वायर कंसिडर किया है, सिलिंड्रिकल वायर है। तो सिलिंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर रहेगा। वजन लगाया जिसकी वजह से एक स्मॉल एल इलोंगेशन आया। ऑब्वियसली स्मॉल एल इलोंगेशन एकदम ऐसा फटाक से तो नहीं आया, छोटे लेवल पे आया है, ठीक है। एंड इतने कॉन्सेप्ट के अनुसार जो यंग्स मॉडुलस का मेरा फॉर्मूला रहेगा, दैट वुड बी कैपिटल Y इज इक्वल्स टू FL अपॉन AL। कैपिटल Y इज इक्वल्स टू FL अपॉन AL। अब ये चीज जो स्मॉल एल है ये जस्टिफाई नहीं करता मेरे फॉर्मूले को, क्योंकि स्मॉल एल फटाक से नहीं हो रहा है। ये जो एक्स अचीव हुआ है ये स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप से हुआ है, जिसका एक स्टेप dx इंक्रीमेंट से है। तो हम लोग ये बात बताएंगे कि भाई फोर्स जो है y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन एल आ गया, देयरफॉर फोर्स जो है इट इज गोइंग टू बी YAL अपॉन L, बट दिस स्मॉल l is not going to be happening at a stretch, it would be having a very small increment dx। तो ये फॉर्मूला f को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि वो dx को बढ़ाने के लिए लगने वाला फोर्स स्मॉल f is nothing but is equals to YAX upon L। Now वर्क डन का ऐसा कौन सा फॉर्मूला गाइस जो बचपन से लेके आज तक आपको याद है? वर्क डन का फॉर्मूला गाइस, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या? मतलब ये dw, ये जो F इक्वल्स टू YX अपॉन L है, इसको आई कैन राइट एज व्हाट, dw इज इक्वल्स टू F dx, और F की जगह पे YAX अपॉन L मैं लिख सकता हूं। अभी गाइस मुझे बताओ, अगर यहाँ पे dx दिख रहा है तो इधर पे इंटीग्रेशन में कौन इंटीग्रेट होगा? सिर्फ x इंटीग्रेट होगा ना। अगर dx दिख रहा है तो x इंटीग्रेट होगा, dA दिखा तो a, dl दिखा तो l, dy दिखा तो y। जिसका जैसा इंटीग्रेंट वैसे उसका वेरिएबल इंटीग्रेट होएगा। तो यहाँ पे dx से तो कौन इंटीग्रेट होने वाला है? x इंटीग्रेट होने वाला है। तो x को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करना है, करेंगे। x को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ dw वुड बी w, ठीक है। एंड यहाँ पे 0 टू l YAX अपॉन L में YAL कॉमन आएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x, गाइस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x का फॉर्मूला? x का इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है? क्या है? x का इंटीग्रेशन इज x square by 2, because integration of x raised to n dot dx is what? It is x raised to n plus 1 upon n plus 1। तो यहाँ पे x raised to कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1 that is 2 हो जाएगा ना। तो x square by 2 हो जाएगा। तो उसका इंटीग्रेशन किया हमने यहाँ पे YAL upon L x square by 2। एंड गाइस जब कभी भी कुछ इंटीग्रेट होके जब कभी भी कुछ आता है तो उसके ऊपर वाले लिमिट को क्या बोलते हैं हम लोग? अपर लिमिट। और नीचे वाले लिमिट को क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। एंड उसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब जिधर जिधर पे तुमको x दिखा उधर उधर पे अपर लिमिट पुट करो, जिधर जिधर पे x दिखा माइनस करके उधर उधर पे लोअर लिमिट पुट करो। तो यहाँ पे इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा? YA अपॉन L इंटू L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 करके ये आ जाएगा। तो ये 0 स्क्वायर L स्क्वायर में खाली L स्क्वायर बचेगा। तो ऐसा ये मेरा फॉर्मूला हाफ YAL अपॉन L इंटू L करके बन जाएगा।
गाइस हम लोग ने डेरिवेशन के स्टार्ट में इसको कुछ तो बोला था कि ये कोई तो है, कौन है रे ये? वाई ए, ना ना ना, ये फोर्स है हमारा, फोर्स। वाई ए एल अपॉन एल, ये कैपिटल एफ था हमारा टोटल फोर्स। तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हमको मिल चुका है भाई साहब। दैट वर्क डन इज हाफ इनटू लोड इनटू एक्सटेंशन, स्मॉल एल इज एक्सटेंशन। एंड हमने डेफिनेशन में ही बोला था, स्ट्रेन एनर्जी के डेफिनेशन में हमने चिल्ला चिल्ला के बोला कि भाई ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन उस वायर में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। और अगर यही वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, तो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। तो यहाँ पे ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हमारा मिल चुका है, which is half force times length। क्लियर है ये? हाँ, डेरिवेशन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, इसको मैं आगे भी लेके जा सकता हूँ, बट बिफोर आई टेक इट अहेड, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट इट अगेन। मैं एक बार वापस से ये चीज तुमको सिखाना चाहता हूँ। चलो देखते हैं कितने लोग इसको पकड़ पाते हैं। ये डेरिवेशन का डायग्राम, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल, ठीक है, ये मेरा सो कॉल्ड व्हाट यू से शुरुआत है यंग्स मॉडुलस का। देयरफॉर यहाँ से f का फॉर्मूला क्या बनेगा? f का फॉर्मूला बन जाएगा वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल, बराबर ना? ये ए एल ऊपर गया और ये एल नीचे आया, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। फिर हम बोलेंगे सिंस इंक्रीमेंट takes place in parts, therefore let us say this small f is yax upon l, ओके। एंड हम बोलेंगे कि वो छोटा सा इंक्रीमेंट को लगने बढ़ाने के लिए लगने वाला जो वर्क डन है, दैट वर्क डन डी डब्ल्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी गाइस फोर्स का जो फॉर्मूला है ये वाला, इसको उठा के हम यहां पे रख देंगे, तो क्या बनेगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वाई ए एक्स अपॉन एल dot dx. Now in order to get the value of work done, we have to integrate on both sides. So integrating on both sides क्या होएगा? इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा रे? इट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, दैट वुड बी इक्वल्स टू वाई ए अपॉन एल, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स रह जाएगा। अभी गाइस मिनिमम टू मिनिमम कितना वर्क डन होएगा? जीरो वर्क। मैक्सिमम कितना हो सकता है? कैपिटल डब्ल्यू। मिनिमम टू मिनिमम कितना स्ट्रेच होएगा? कुछ भी स्ट्रेच नहीं हुआ, जीरो। मैक्स टू मैक्स कितना स्ट्रेच होएगा? इलोंगेशन स्मॉल एल। अब इस चीज को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, मुझे मिलेगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन इज डब्ल्यू, which is w minus 0. This is ya upon l. Integration of x is x square upon 2, which is 0 to l. अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा w माइनस 0। ये 2 कॉमन निकाला मैंने, तो 2 कॉमन निकाला तो ये ya अपॉन 2l हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर बचेगा, तो अपर लिमिट एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। अभी 0 स्क्वायर तो तुमको पता ही है, 0 स्क्वायर इज 0। देयरफॉर यहाँ पे मुझको वर्क डन इज इक्वल्स टू वाई ए एल स्क्वायर अपॉन 2l मिला, जिसको मैं रीअरेंज करके हाफ इंटू वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल
इंटू स्मॉल एल करके लिख सकता हूं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 को, तो यहाँ पे मैं डायलॉग लिखूंगा फ्रॉम 1 I can write W is half into, this is F and this is L, which means it is half into force into extension. समझे? प्रॉपरली नोट कर लेंगे, डायग्राम के साथ नोट करना है इसको आपको। तो मैं इसको पीछे लेता हूं, एक डायग्राम बना लीजिए और फिर वो डेरिवेशन लिख लीजिए। ये हमने ऑब्टेन किया अभी तक, ठीक है। वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इनटू फोर्स इनटू स्मॉल एल, दैट इज हाफ इनटू लोड इनटू एक्सटेंशन और इलोंगेशन। अभी मैं करने वाला हूं एक मैथमेटिकल एडवांसमेंट जिसको बोलेंगे कि वी आर गोइंग टू डिवाइड बोथ साइड्स, we're going to divide both sides by volume V, ठीक है। तो वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो यहां पे ये हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, and this would be equals to half force into small l upon volume. Now guys, can anyone tell me वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं क्या? ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली बेशक लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का वॉल्यूम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ ही होता है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, वी कैन राइट इट एज लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ इसी को लिखा मैंने ऐसे, ओके, इज नथिंग बट इक्वल्स टू हाफ इनटू फोर्स के नीचे एरिया दे दिया, स्मॉल एल के नीचे कैपिटल एल दे दिया। अभी गाइस, क्या तुम पहचान पा रहे ये एफ बाई ए कौन है? क्या तुम पहचान पा रहे ये स्मॉल एल बाई कैपिटल एल कौन है? कैन एनीवन टेल मी कि ये कौन है? लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन है ना सर? Longitudinal Yes, strain. this is force upon area which is stress. This is strain. Getting it? तो बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है, ठीक है, जिसको हम स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी नाम से भी कहते हैं। हाँ, अलग अलग नाम लिख रहा हूँ, हर एक स्टेप में अलग अलग नाम दे रहा हूँ। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी इज ऑल्सो नथिंग बट हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। समझ में आया? ये एक बहुत ही बढ़िया चीज हमको यहाँ पे समझ में आता है। प्लस वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई इट अ बिट। अभी तुम बोलोगे सर क्यों मॉडिफाई कर रहे हो, ऑलरेडी इतना तो बन गया है, थोड़ा सा और। वी नो दैट यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, देयरफॉर जिधर पे स्ट्रेस है वहां पे आई कैन राइट y टाइम्स ऑफ strain. Now let us call this equation as A, ठीक है। तो substituting the above value in A, हाँ एकदम फास्ट लिखा मैंने, I repeat the line, substituting the above value in A। तो substitute करने के बाद क्या नजर आने वाला है मुझे, वो इक्वेशन कैसे नजर आएगा? This strain energy density would be equals to half into stress की जगह पे y into strain into strain, ये strain into strain क्या हो जाएगा? It would be half y into strain का स्क्वायर। समझा? ये मिलेगा पहले मुझे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये मिलेगा। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर मैंने स्ट्रेस की जगह पे स्ट्रेन को सब्सटीट्यूट किया, गेटिंग इट, इफ आई सब्सटीट्यूट strain is equals to stress
by y in A, तो क्या मिलेगा रे? Strain energy density would be equals to what? It would be half, stress की जगह पे stress ही रहेगा, but strain की जगह पे क्या आएगा? Stress by y. Therefore ultimate formula क्या आएगा? Half into stress square by y. ठीक है, तो ये जो तुमको लगेगा कि मैंने उर्दू भाषा में कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, वही है. इट इज स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का दो फॉर्मूला है हमारे पास. स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, और ये तो खुद अपने आप में एक फॉर्मूला है ही, जिससे हमने वो तमाम फॉर्मूले बनाए हैं. ठीक है, तो आई गेस आपने यहां तक लिखा था, अब इसके आगे का आप नोट कर लीजिए. ठीक है, नाउ देयर कम्स अ टर्म जिसका मतलब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे असली जीवन में. दैट इज हार्ड और टफ के बीच में का फर्क हमको पता होना चाहिए कि भाई हार्ड क्या चीज है एंड कि भाई टफ क्या चीज है. गेटिंग इट? कैन एनीवन ट्राई कि हार्ड और टफ के बीच में फर्क क्या होता है? यस, एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? हार्ड एंड टफ के बीच में का फर्क. हाँ जी, कोई भी, कम ऑन, गिव इट अ ट्राई. Hard means sir stiff. हार्ड मतलब स्टिफ, ओके, एंड टफ मतलब? यस, ओम, पारस, साक्षी, क्षितिज, धनराज, अमन, जयेश, ड्यूरेबल, क्या बोल रहे हैं? जो ब्रेक नहीं होगा जल्दी से, जस्ट लाइक चॉक हार्ड है बट टफ नहीं. ओके, तो चौक में चौक हार्ड है टफ नहीं, तो हार्ड क्यों है और टफ क्यों नहीं? चौक हार्ड नहीं, चौक ब्रिटल है. चौक ब्रिटल है तो चौक हार्ड नहीं है? नहीं, मतलब तू बोल रहा है चारूदत्त गलत बोल रहा है कि चौक हार्ड है? हाँ चौक ब्रिटल है, ऐसा मेरे को पता है. ऐसा तुझे पता है, ठीक है. लेट मी पुट सम लाइट बिटवीन द वर्ड हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस. हार्डनेस is directly proportional to brittleness. मतलब जो चीज जितना ज्यादा हार्ड बनेगा वो उतना ही ज्यादा ब्रिटल भी हो जाएगा. जैसे कि पापड़, गेटिंग इट? पापड़ जब कच्चा होता है, तुमने सुना रहेगा ना कच्चा पापड़, गेटिंग इट? तो कच्चा पापड़ और पक्का पापड़ में, सॉरी, ओके, कच्चा पापड़ एंड पक्का पापड़ में फर्क होता है. देयर इज डिफरेंस. कच्चा पापड़ लचीला होता है, इलास्टिक होता है, पर उसको तुम जब फ्राई करते हो या रोस्ट करते हो तो उसमें से वो लचीलापन चला जाता है और वो हार्ड हो जाता है, हार्ड. एंड हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रिटलनेस, क्योंकि वो जितना ज्यादा तुम उसको हार्ड करोगे उतना ही ज्यादा वो ब्रिटल होता है. जैसे कि तुम देखोगे वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नजर नहीं आएगा, उसके अंदर तुमको एक स्टेबिलिटी नजर आएगा. हार्डनेस मींस स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंडेड रहेंगे, बट स्ट्रेंथ नहीं रहेगा उनमें, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा. पापड़ जैसे टिचकी मारने से टिचक फूट जाएगा पूरा. समझ में आ रहा है? जो तुम्हारा मसाला पापड़ के साथ होता है, गेटिंग इट? ऐसा टच करके बीच मारा, फटफट 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 टूट जाता है मसाला पापड़, गेटिंग इट? ऑन दी अदर हैंड जो चीज टफ होता है वो ब्रिटल नहीं होता, गेटिंग इट? उसका डिफॉर्मेशन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है. यानी फॉर एग्जांपल एनविल हो गया. एनविल मतलब वो जो एनविल पता है तुमको क्या होता है? यू नो व्हाट इज एनविल? ये जो कॉबलर जूते सिलाने वाले लोग यूज करते हैं ना, चप्पल सिलाने वाले लोग के पास देखो एक लोखंड का रहता है, एनविल, गेटिंग इट? तो एनविल इज टफ, एनविल इज द एग्जांपल फॉर टफ. ड्रिल के बीट्स, जो ड्रिल के बीट्स होते हैं जो दीवार के अंदर जुइंग जुइंग घुस जाते हैं, गेटिंग इट? दे आर टफ, दे कम अंडर टफ कैटेगरी. समझ में आ रहा है? ढाल हो गया, ढाल,
ढाल टफ कैटेगरी में आता है, गेटिंग इट। तो टफनेस मींस स्ट्रेंथ, गेटिंग इट। एंड जरूरी नहीं कि जो चीज टफ हो वो हार्ड हो, गेटिंग इट। वो सिर्फ टफ भी हो सकता है, बट जो चीज हार्ड है वो गारंटीड ब्रिटल होएगा। जैसे कि चौक का एग्जांपल दिया था कि चौक हार्ड होता है बट ऊपर से छोड़ो ब्रिटल थट टूट जाएगा। कांच, कांच हार्ड होता है बट वो टफ नहीं होता, गेटिंग इट। फॉर एग्जांपल तुमने सुना रहेगा बुलेट प्रूफ ग्लास होता है, तो बुलेट प्रूफ ग्लास इज हार्ड ग्लास, इट्स नॉट अ टफ ग्लास। क्यों? एक बार बुलेट मारा डिफॉर्म होता है, 2-3 बार 6-7 28 बार बुलेट मारने में चूरा चूरा हो जाता है वो, गेटिंग इट। इसलिए जो बुलेट प्रूफ ग्लास होता है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम तोड़ नहीं सकते क्योंकि उसमें ब्रिटलनेस नहीं है, लेकिन धार 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 शूट किया तो वो भी टूट जाता है। तो बुलेट प्रूफ ग्लास मतलब बुलेट अंदर आएगा ऐसा नहीं है, गेटिंग इट। वो तुमको बुलेट से डॉज करने का टाइम जरूर दे देगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आना चाहिए था, एंड आई गेस सबको दिमाग में समझ में आ गया है कि भाई हार्डनेस एंड टफनेस के बीच में फर्क क्या है। अब ये चैप्टर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये चैप्टर के एंड में हम लोग को सिखाते हैं ये लोग फ्रिक्शन के बारे में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी वी हैव टू अंडरस्टैंड। फ्रिक्शन के बारे में सिखाते हैं ये आपको। तो गाइस फ्रिक्शन ये अच्छा भी है बुरा भी है, गेटिंग इट। देखा जाए तो फ्रिक्शन जो है अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा किधर किधर है? आज हम लोग कोई चीज पकड़ पाते हैं, ठीक है, सक्सेसफुली पकड़ पाते हैं, गिरता नहीं है हमसे, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है, गेटिंग इट। लेकिन आज रोड पे जो गाड़ी चलाने के लिए इतना पेट्रोल लगता है, बड़े बड़े टायर्स बुलडोजर्स में इतना पेट्रोल लगता है, क्यों? बिकॉज फ्रिक्शन है, तो ज्यादा पावर लगता है आगे बढ़ने के लिए, ज्यादा पावर लगता है आगे बढ़ने के लिए तो ज्यादा पेट्रोल खर्च करना पड़ता है, प्लस इंजन ऑयल्स वगैरह यूज करना पड़ता है। क्योंकि जब कभी भी दो सरफेस रफ करते हैं तो भाई साहब दो सरफेस रफ करते हैं तो दोनों सरफेस में फ्रिक्शन होता है, एंड फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। और अगर वो हीट ऐसे ही प्रोड्यूस होता रहा तो फिर वो हीट तुम्हारे इंजन को सीज कर देगा, ठीक है। तुम बोलोगे सर सीज कैसे होगा? भाई कंटिन्यूस घूमते रहेगा तो हीट हो जाएगा, एंड फिर सडनली जब एटमॉस्फेयर में तुम गाड़ी बंद करोगे तो सडन कूलिंग होएगा, जिसकी वजह से थर्मल वेल्डिंग होके पिस्टन इंजन के अंदर ही चिपक जाएगा। द नेक्स्ट टाइम यू गोना स्टार्ट, योर इंजन इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट, इट इज जस्ट गोइंग टू मेक नॉइज, इट्स नॉट गोइंग टू स्टार्ट। समझा? तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा तुम्हारा यहाँ पे क्लियर होता है। सेकेंडली, फ्रिक्शन अच्छा क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से आज स्टेबिलिटी है हमारे चलने में, डांस करने में, गेटिंग इट। आज कोई भी चीज को हम होल्ड कर सकते हैं, ग्रिप के लिए काफी काम का है फ्रिक्शन, गेटिंग इट। फ्रिक्शन से हम लोगों ने बहुत सारे टाइप के वर्क प्रोड्यूस किए हैं, तो फ्रिक्शन अच्छा भी है बुरा भी है, गेटिंग इट। जरूरत के हिसाब से हम लोग इसको यूज करते हैं। बट when it comes to defining friction, how do we define friction? Friction is a opposing force which always opposes the motion which is happening, getting it? Friction is nothing but simply, अगर मेरे को वन लाइन में कोई पूछता है कि भैया फ्रिक्शन को वन लाइन में डिफाइन करो, तो फ्रिक्शन इज नथिंग बट इट इज ऑपोजिशन टू द मोशन। समझा? तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसको ये अपोज करेगा, फॉर श्योर अपोज करेगा। समझा सबको ये? Yes. ये फ्रिक्शन जो है ये आता कहां से है? तो अगर हमने देखा कि एक सरफेस लिया, सरफेस के ऊपर मैंने एक ऐसा ब्लॉक रख दिया इस तरीके से, इफ आई कीप अ ब्लॉक लाइक दिस, ठीक है, तो दिखने में तो मुझे ये ब्लॉक प्लेन दिख रहा है यहां से, बट जब मैं माइक्रोस्कोप लेके इसको जूम करता है, यहाँ पे इतने पार्ट में जब मैं जूम करता हूं यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो मुझे दिखता है थोड़ा सा एक स्ट्रेंज सा जगह कि भाई ये ऐसे आके ये जो है, ये जो दिख रहा था ये ऐसा खुरदुड़ा है एक्चुअली में, गेटिंग इट। माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है ऐसे ये खुरदुड़ा है, और जो जमीन है जो मुझे दिख रहा था वो जमीन भी प्लेन नहीं है, वो जमीन भी कैसा है, खुरदुड़ा है, गेटिंग इट। तो ये जो खुरदुड़ा जो ये चीज है यहाँ पे, इसको जब आप देखते हो
तो भाई साहब ये खुरदुरा चीज एक दूसरे के अंदर फंस जाता है, और फंसने की वजह से जब मैं इसको खींचता हूं इस डायरेक्शन में, ये लॉक हो जाता है। गेटिंग इट? तो व्हेन यू जूम इट, you see it that interlocking exists. Getting it? There is interlocking that exists. And जितना ज्यादा इसका weight रहेगा, उतना ज्यादा जमीन से क्या आता है, नॉर्मल रिएक्शन आता है, एंड वो नॉर्मल रिएक्शन उस वेट को और पुश करता है। मतलब जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा फ्रिक्शन। इसलिए एक कबर्ड जब खाली होता है उसको हम इजीली डिस्प्लेस कर पाते हैं, बट वही कबर्ड जब भर जाता है तो उसको डिस्प्लेस करना हमारे जान पे आ जाता है। तो बेसिकली गाइस क्या समझ में आया हमको कि अगर तुम मोशन लगाना चाहोगे इस डायरेक्शन में, अगर आप इस डायरेक्शन में मोशन लगाना चाहोगे तो आपको फ्रिक्शन मिलेगा एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, FR। Getting it? Therefore, this friction FR is directly proportional to normal reaction, and ये जब proportionality का constant हटता है तो FR is nothing but equals to mu n ऐसे हमको मिल जाता है। This FR is nothing but equals to mu n, जहां पे तुम्हारा F, where this, ऐसे लिख देता हूँ, डायरेक्टली लेबल करता हूँ, where this FR is frictional force or limiting value of friction. This N is normal reaction or contact reaction, and ultimately this mu here is very important. This mu is called as coefficient of friction. समझ रहे? म्यू क्या है तुम्हारा? म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझा? तो दिस FR इज म्यू इक्वल्स एनएस टू, आएगा ना? क्या बोल रहे हैं? म्यू एनएस आएगा ना सर? म्यू NS वर्क डन हो जाएगा बेटा। म्यू NS इज वर्क डन, समझ रहे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वो वर्क पावर एनर्जी का बात कर रहे हैं अभी, समझ रहे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज म्यू NS, समझा? तो यहाँ पे ये फोर्स जो है वो सिर्फ म्यू इंटू एन है। क्लियर? चलो सब लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो इसको, इसके बारे में बाद में जानकारी लिखना। तो FR इज इक्वल्स टू म्यू NS हो गया, ठीक है? देयरफॉर अगर FR इज इक्वल्स टू म्यू n है, FR इज इक्वल्स टू म्यू n है, तो ये जो म्यू है, ये म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रे? FR अपॉन n हो जाएगा, ठीक है? अब ये जो म्यू है ना भाई सब, ये म्यू के ठहरे तीन प्रकार। गेटिंग इट? म्यू के तीन प्रकार है भाई सब, तीन। पहला प्रकार इज स्टैटिक, दूसरा इज काइनेटिक, एंड तीसरा इज रोलिंग। तो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग म्यूएस करके कहते हैं, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग म्यू के करके कहते हैं, एंड रोलिंग फ्रिक्शन को हम लोग म्यू आर करके कहते हैं। एंड असलियत में अगर आप देखेंगे तो म्यूएस इज ग्रेटर देन म्यू के एंड म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू आर। मतलब सबसे ज्यादा फ्रिक्शन आपको कब मिलेगा? जब आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा। उसके बाद कब मिलेगा? उसके बाद और कम कब होगा? जब वो मोशन में आएगा तो कम हो जाएगा, एंड जब वो अल्टीमेटली रोल होता रहेगा तो उसमें सबसे लीस्ट फ्रिक्शन रहेगा, एंड रोलिंग में सबसे लीस्ट फ्रिक्शन होता है। इसलिए हम लोग ने रोड रोलर्स बनाए, इसलिए कार के रोलर्स कभी भी रोड पे स्पिन करते हैं, रोल करते हैं। कार के टायर्स जो है वो सब उसमें स्पिन करते हैं। गेटिंग इट? ओके, समझ में आया रे सबको? यस सर। यस सर। सर तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। अब इसमें, हाँ गाइस, इसमें अगर म्यू का जो वैल्यू है ना आपका, म्यू का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होता है, बट इट इज ऑलवेज लेस देन 1 और इट्स ऑलवेज इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1।
अगर एक पर्टिकुलर सरफेस का म्यू 0 है मतलब वो सरफेस परफेक्टली स्मूथ है, स्मूथ। और अगर किसी सरफेस का वैल्यू म्यू का 1 है मतलब वो परफेक्टली क्या रहेगा, रफ रहेगा। समझ में आया? तो म्यू का वैल्यू 0 मतलब परफेक्टली स्मूथ, म्यू का वैल्यू 1 मतलब परफेक्टली रफ। ये आप अच्छे से याद रखें, गेटिंग इट? ये चीज अच्छे से याद रख लें, ठीक है? म्यू 0 मतलब परफेक्टली स्मूथ, म्यू 1 मतलब परफेक्टली रफ। जितना 0.9, 0.8, 0.85 मतलब ये रफनेस की ओर बढ़ रहा है, 0.1, 0.2, 0.01 ये स्मूथनेस की ओर बढ़ रहा है। गेटिंग इट? एक ग्लास के ऊपर सोप सोल्यूशन छोड़ दो या एक ग्लास के ऊपर ऑयल को छोड़ दो एंड तुम उसके ऊपर चल के दिखाना मुझे। गेटिंग इट? खतरनाक लेवल पे फिसल के गिरोगे। क्यों? म्यू बिकम्स 0 विद ग्लास एंड सोप सोल्यूशन। बट एक ग्लास के ऊपर एक और ग्लास रख दो, दो रफ ग्लास को रख दो, हिलेगा ही नहीं। देयर वुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। व्हाई? बिकॉज दे आर परफेक्टली रफ नाउ। समझा? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमको समझ में आता है। एंड ये चीज हम लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं, ठीक है? जब कोई गाड़ी को तुमको धक्का मारना होता है, गाड़ी बंद होती है, गेटिंग इट? तो गाड़ी को इनिशियली तुमको ज्यादा ताकत लगा धक्का मारना पड़ता है क्योंकि गाड़ी में तभी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू एस होता है। गेटिंग इट? फिर एक बार गाड़ी जब मोशन में आता है तो म्यू एस म्यू के बन जाता है, और जैसे म्यू के बन गया तो उसका फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू गिर जाता है। और जब वो प्रॉपर्ली रोल होकर और तेजी से बढ़ना शुरू होता है तो भाई फिर तो वो और सबसे कम हो जाता है। इसलिए टायर्स का शेप सर्कुलर होता है ताकि वो रोल हो पाए। गेटिंग इट? जो चीजें रोल होती नहीं है, जैसे कि टैंक के टायर्स तुम देखोगे उसमें बेल्ट होता है तो वो काइनेटिक होता है, तो टैंक का एवरेज भी नहीं होता। बट टैंक में म्यू आर की जगह पे म्यू के होता है तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ज्यादा फ्रिक्शन होता है तो वो पहाड़ पे चढ़ जाता है, मिट्टी से चढ़ जाता है, कीचड़ विचड़ से बाहर निकलता है। समझे? तो जरूरत के हिसाब से हम लोग हमारे आदतें और जरूरतें बदलते हैं हमेशा। क्लियर है ये पॉइंट? सबको समझ में आया? फ्रिक्शन वाली बातें सबको समझ में आई? बहुत इजी है रे, बहुत इजी है समझने को। बहुत कम टाइम में पूरा टॉपिक समझ में आ जाता है फ्रिक्शन का। सबको समझ में आ गया ये? यस सर। चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। ये सब चीज तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है हर एक चीज। बट फॉर्मूला सबको दिमाग में गया क्या अच्छे से? चलो, तो ये हो गया। एंड एक लास्ट टॉपिक अभी इसमें, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रीपोज, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली अगर मेरे पास एक इंक्लाइन सरफेस है, थीटा बोलो उसका इंक्लिनेशन है, और मैंने ऐसे एक ब्लॉक को रखा हुआ है, सो दैट ब्लॉक डजंट स्लाइड डाउन। बट जैसे जैसे मैं इसका इंक्लिनेशन बढ़ाऊंगा, गेटिंग इट? जैसे जैसे मैं इसका इंक्लिनेशन बढ़ाऊंगा एक ऐसा इंक्लिनेशन आता है, गेटिंग इट? एक ऐसा जबरदस्त इंक्लिनेशन आता है जब वो ब्लॉक जो है इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, एंड दैट इंक्लिनेशन इज कॉल्ड फाई, एंड फाई इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब एक ऐसा एंगल जहां पे ब्लॉक ने अपना काबिलियत खो बैठा फ्रिक्शन के अंदर रखने का, या ब्लॉक का वेट कंपोनेंट फ्रिक्शन कंपोनेंट से ज्यादा हो गया। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट म्यू is nothing, actually this is like represented as like this, that tan phi is fr by n, which is nothing but mu. So phi is actually tan inverse of mu, or it is tan inverse of fr by n, and this is nothing but your angle of friction or angle of repose. ओके, तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है जो आपको समझ में आना चाहिए। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट करके रख लें। यस सर। चलिए गाइस, अभी
टूट पड़ते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। चलो टेक्स्ट बुक निकालिए। अभी हम कुछ सम्स करेंगे, धड़ाधड़ करेंगे सम्स, मजा आएगा सम्स करने का। चलिए गाइस, प्लीज कम टू पेज नंबर 110 नहीं, 110 नहीं, 113 113 पेज नंबर 113 पे आइए गाइस। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है रे, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। मतलब इतना सिंपल है कि भाई शुरू किया खत्म, धड़ाधड़ खत्म होते जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्रमांक सब लोग आ गए ना टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 113 पे आ गए सब लोग? यस सर। चलो आ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे प्रश्न क्रमांक जरा एक, जिस तरीके से आज हमने पढ़ाई शुरू किया उसी ऑर्डर में आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू कर रहा हूं। व्हाट इज द स्ट्रेन इन अ वायर केबल ऑफ ओरिजिनल लेंथ 50 मीटर whose length increases by 2.5 centimeter when a load is lifted? ओके, मतलब क्वेश्चन में क्लियर तरीके से, हाँ बिल्कुल बकवास नहीं, क्लियर तरीके से बोला है हमको स्ट्रेन ढूंढना है क्वेश्चन में। हाँ गिवन देखो, गिवन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ मतलब क्या दिया रे? व्हाट इज गिवन ओरिजिनल लेंथ मतलब? ओरिजिनल लेंथ मतलब क्या, कैसे, व्हाट इज द सिंबल फॉर ओरिजिनल लेंथ? कैपिटल एल। ठीक है, एंड मेरे को आवाज आना चाहिए, जिसका आवाज नहीं आया वो गया। कैपिटल एल इज गिवन, कितना दिया कैपिटल एल? 50 मीटर। एंड whose length increases by 2.5 centimeter मतलब small l, getting it? Small l is given by 2.5 centimeter, मतलब 2.5 into 10 raised to minus 2 meter, ठीक है, which is nothing but, which I can also write as 25 into 10 raised to minus 3 meter. okay, उसको ही पॉइंट शिफ्ट किया रे। नाउ लेट्स फोकस ऑन सॉल्यूशन। कैसे मिलेगा अपने को स्ट्रेन? स्मॉल एल अपॉन एल, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो चेंज इन डायमेंशन कितना है? 25 into 10 raised to minus 3। ओरिजिनल डायमेंशन कितना है? 50 मीटर। 50। ओके, सो दिस इज 5 10s are 5 5s are, ओके, तो ये हो गया 5 into ये 10 raised to 1 है, ऊपर आएगा तो क्या आएगा? 10 raised to minus 3 minus 1 minus 4 हो जाएगा। -4। तो बेसिकली दिस इज हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, 5 into 10 raised to minus 4। समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है, आसान है ना? बिल्कुल भी आसान है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस आप आराम से लिखिए, ठीक है, आराम से आप लिखते बैठो। मैं आपको स्टार्ट करके दे देता हूँ, कोई सम्स कैलकुलेशन वाला पार्ट भी आप आराम से करो घर पे, कोई गम नहीं है, बट फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 113 क्वेश्चन नंबर 13 किया हमने। देन लेट मी गो टू क्वेश्चन नंबर 12। इसमें से कोई होमवर्क दे रहेगा तो बता देना मुझे पहले ही, जो होमवर्क दिया हुआ है वो हम लोग बिना मतलब का उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो 12th क्वेश्चन में व्हाट इज द स्ट्रेस, व्हाट इज द स्ट्रेस, स्ट्रेस पूछा है।
in a wire which is 50 meter long. 50 meter long मतलब क्या दिया? कैपिटल एल दिया है 50 मीटर. 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया दिया है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. हाँ, ये कन्वर्जन है भाई साहब. ये जो है ये दिस इज कन्वर्जन फॉर सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर जगह पे लिखते हैं ये चीज. फिर उसके बाद क्या कितना हो जाएगा ये 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये. हाँ, फर्दर हो ये वाला 2 पॉइंट भी हटा दिया, 2 पॉइंट हटा दिया तो -4 का -6 हो जाएगा. फिर और क्या, इफ द वायर bears a load of 100 kg, 100 kg क्या दिया है? मास दिया है, समझा? 100 kg. अभी गाइस मुझे यहाँ पे स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस. ओके, तो कैसे निकालते गाइस? हाउ डू यू कैलकुलेट स्ट्रेस? स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है? स्ट्रेस इज Area. फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स इज बेसिकली mg. ठीक है, तो इट इज mg अपॉन a. तो m का वैल्यू कितना है? 100. 100 b का वैल्यू kg. 9.81. ठीक है, a का वैल्यू 1 × 10⁻⁻⁶. समझ में आ गया सबको? ठीक है. Yes sir. अभी ये 100 मतलब क्या होता है? व्हाट इज 100 का मतलब? 100 का मतलब होता है 10⁻². ठीक है, तो -6 ऊपर आके +6 हो जाएगा. 9.81 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये इसका आंसर निकलेगा स्ट्रेस का. मतलब समझ रहे हो बात? समझ रहे हो भाई साहब? चुटकी में क्वेश्चन आता है, चुटकी में, समझा? बिना तकलीफ के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, धड़ाधड़ सॉल्व होते हैं भाई साहब. तो ये वो टेक्निक्स हैं, ये वो तरीके हैं. हाँ हाँ, बोल क्या हो गया? 9.81 कहाँ से है? ये जी का वैल्यू है ना रे. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फिक्स है ना. बचपन में सिखाया था अपने को. 9.81 10 लेते थे बचपन में शायद से स्कूल में. ठीक है, बट इधर पे 9.8 या 9.81 लेने का जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके सर. 10 नहीं सर, 9.8 ही लेते थे. ठीक है, अभी वो एंट्रेंस में वगैरह हम लोग 10 लेके सॉल्व करेंगे क्योंकि उधर पे सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए. स्क्रीनशॉट ले लिया इस चीज का? Yes sir. चलो, तो ये हो गया. फिर अभी 11th वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ क्योंकि 11th एंड 13th वाला ऑलमोस्ट जो छोड़ दूंगा ना मैं, समझ लेना बाय डिफॉल्ट होमवर्क है तुम्हारे लिए. ठीक है, अभी जैसे कि मैं 11th वाला नहीं कर रहा हूँ तो समझ जाओ कि वो होमवर्क है क्योंकि वो सिमिलर है या तुमको खुद से करना चाहिए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10. 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? A telephone wire 125 मीटर लॉन्ग. ठीक है, जैसे जैसे पढ़ूंगा डेटा लिखते जाऊंगा. टेलीफोन वायर 125 मीटर लॉन्ग. चलो, मीटर ऐसा यूनिट में दिया है. 1 mm इन रेडियस. रेडियस का वैल्यू दिया 1 mm, दैट इज 1 × 10⁻³ मीटर. is stretched to a length 125.25 मीटर. मतलब पहले 125 मीटर था, अभी 125.25 मीटर हो गया. ये मतलब स्मॉल एल कितना हो गया रे? 0.25 मीटर हो गया. ठीक है, स्मॉल एल हो गया. When a force of 800 Newton is applied, basically force 800 Newton दिया है. What is the value of Young's modulus of wire? Young's modulus of wire निकालना है. Is it possible guys to find it out? क्या है Young's modulus का फॉर्मूला? क्या है? It is mgl upon pi r square. ठीक है, मतलब m का वैल्यू अभी दिया नहीं है, m दिया नहीं है रे, फोर्स दिया है. लेकिन m की जगह पे फोर्स क्या होता है? mg होता है. आई होप सबको समझ में आया क्या किया मैंने. समझ रहे ना? काफी बार फोर्स जगह पे हम लोग mg से ढूंढते थे, तो फोर्स दिया तो mg की जगह पे वो लिख देंगे. तो mg
की जगह पे क्या आएगा 800 आएगा, कैपिटल एल की जगह पे 125 आएगा, पाई मतलब 3.14, आर स्क्वायर मतलब 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू स्मॉल एल मतलब 0.25। 25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 800 इंटू 125, एक सेकेंड वापस लिखता हूँ, 800 इंटू 125 अपॉन 3.14, इसका स्क्वायर होके ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 एंड 0.25 को आई कैन राइट 25 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप लॉग से सॉल्व करेंगे तो आपको यंग्स मॉडुलस का वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जरूर मिल जाएगा। समझ में आया? Yes. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन सर। ओके जी, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 10वां। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हम 9th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 9th क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा ही सॉल्व करूंगा, हिंट देके छोड़ दूंगा आपको। स्टील वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.2 mm square, that is 1.2 into 10⁻⁻6 meter square, is stretched by a force of 120 Newton. Force 120 Newton. If the lateral strain, क्या बात है, डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, lateral strain, lateral strain क्या होता है एक्चुअली में? Change in diameter upon original diameter. So lateral strain is given as 1.455 mm and mm का conversion 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द पॉइसंस रेशियो, सिग्मा कैलकुलेट करना है। यंग्स मॉडुलस देके रखा है उन्होंने स्टील का, कितना यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करके दिया है। देयरफॉर क्या करेंगे, कैसा करेंगे रे इसमें, अपने को क्या चाहिए इसमें? वी वांट लॉन्जिट्यूडनल। परफेक्ट, परफेक्ट बोले, एकदम परफेक्ट बोले। सिग्मा इज लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, एंड मुझे लैटरल स्ट्रेन दिया हुआ है 1.455 इंटू 10⁻⁻3। मुझे गरज है लॉन्जिट्यूडल स्ट्रेन की, समझ रहे? एंड लॉन्जिट्यूडल स्ट्रेन कैसे मिलेगा? यंग्स मॉडुलस से मिलेगा। क्यों? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला इज व्हाट? longitudinal stress upon longitudinal strain. Therefore longitudinal strain would be what? ऊपर आया, it would be longitudinal stress upon Young's modulus. And dear students, can you tell me what is longitudinal stress? It is force upon area. ठीक है, मतलब क्या, स्ट्रेन कैसे मिलेगा मुझे? फोर्स अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस करेगा तो मिल जाएगा, जो कि फोर्स है 120, एरिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻6, यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10⁻11। तो इसको सॉल्व करने पे आपको स्ट्रेन मिलेगा कुछ, तो वो स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सिग्मा मिलेगा आपको कुछ। तो समझ में आया क्वेश्चन? Yes. पक्का 100%? Yes. स्क्रीनशॉट। जो भी क्वेश्चन छूटेंगे होमवर्क स्वरूप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ट्राई करना अच्छे से। ओके सर। चलो भाई साहब, तो ये तो अपने को समझ में आ गया कैसे करना है, क्या करना है। अभी इसको लेके बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। 9th हो गया, 8th वाला सिमिलर क्वेश्चन है, 7th वाला क्वेश्चन भी सिमिलर ही है। चलो देख लेते हैं एक बार, अभी लिख दिया तो देख ही लेते हैं। A wire of mild steel as initial length, मतलब ओरिजिनल लेंथ
1.5 मीटर दिया हुआ है एंड डायमीटर 0.60 mm मतलब 0.60 into 10⁻³ मीटर हो जाएगा, समझा? Which is nothing but 60 into 10⁻⁻5 मीटर। ये डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना रहेगा रे? 30 डायमीटर by 2 which is 30 into 10⁻⁻5 मीटर। ओके, फिर और क्या दिया? Yes. Gets extended by 6.3 mm मतलब small l is given 6.3 mm मतलब 6.3 into 10⁻³ मीटर हो गया। If Young's modulus of mild steel is 2.1 into 10⁻11, y is equals to 2.1 into 10⁻11 Newton per meter square. Calculate the force applied. बहुत ही आसान सा सवाल दे दिया रे। अरे नहीं समझ पाए क्या करने का है? अभी भी नहीं समझ पा रहे हो? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, बराबर ना? Yes, यही है ना sir. यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, ठीक है? अभी इस फॉर्मूला में मैं क्या करने वाला है, ये जो mg है भाई साहब, इसको मैं बोलेगा कि ये f है, तो ये हो जाएगा fl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। देयरफॉर मुझे फोर्स ढूंढना है, सब ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन कैपिटल एल। आई गेस सब कुछ दिया है। यंग्स मॉडुलस 2.1 इंटू 10⁻11 दिया हुआ है, और पाई का वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर 30 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर इंटू स्मॉल एल 6.3 इंटू 10⁻³ the whole upon capital L 1.5. I guess you can solve it. You would be getting force in Newton. समझे? yes स्क्रीनशॉट ले लेंगे। Done, sir. कैलकुलेशन कर पाएंगे ना भाई साहब सब लोग? भरोसा कर रहा हूँ Yes. तुम्हारे पे। yes ओके, आई गेस 6th वाला क्वेश्चन किया था हमने, किया था क्या? नहीं किया था शायद से, छोड़ो अभी कर लेते हैं। A solid metal sphere of volume 0.31 meter cube is dropped in an ocean where water pressure is 2 into 10⁻⁷ Newton per meter square. Solid metals के वॉल्यूम दिया हुआ है, ओरिजिनल वॉल्यूम 0.31 मीटर क्यूब, जिसका मतलब 31 into 10⁻² मीटर क्यूब हो गया। ये बच्चे लोग, वॉल्यूम मतलब बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन होता है ना रे हमेशा। Yes, sir. वॉल्यूम मतलब बल्क मॉडुलस रहेगा ना पिक्चर में। Yes. चल ठीक है, देखते। वेयर वाटर प्रेशर दिया है, प्रेशर मतलब डीपी हो गया, which is 2 into 10⁻⁷ Newton per meter square. Calculate change in volume of sphere if bulk modulus of metal is 6.1. Change in volume मतलब dV ढूंढना है, bulk modulus मतलब K दिया हुआ है 6.1 into 10⁻⁻10 Newton per meter square. मतलब मैं तो डायरेक्टली सीधा सॉल्यूशन में बल्क मॉडुलस का ही फॉर्मूला यूज करेगा ना, K is equals to VdP upon dV. VdP upon dV. Therefore dV would be VdP upon K. V का वैल्यू 31 into 10⁻⁻², dP का वैल्यू 2 into 10⁻⁷, 7. अपॉन K का वैल्यू 6.1 into 10⁻⁻10, and this would give me
change in volume. Screenshot. Done, sir. Done. Done, sir. ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 वर्क डन वाला फॉर्मूला से हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 as well as 4 is very easy to solve. Let's focus on question number 1, 2, 3 now. I guess question number 5 थोड़ा सा तुमको तकलीफ हो सकता है. चलो देखते हैं. कैलकुलेट वर्क डन, W निकालना है, आज का ही टॉपिक है. वर्क डन मतलब W निकालना है. In stretching a steel wire of length 2 meter, capital L 2 meter, cross sectional area 0.0225 mm square मतलब 10 raised to minus 3 meter square, sorry 10 raised to minus 6 meter square. ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 2 3 4 पॉइंट हटाया तो 225, 4 पॉइंट हटाने की वजह से 10 raised to minus 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया का वैल्यू. फिर लोड दिया है, न्यूटन में दिया है लोड, मतलब फोर्स का वैल्यू है 100 न्यूटन. एंड यंग्स मॉडुलस देके रखा है 2 into 10 raised to 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अभी गाइस सीधा एकदम ईमानदारी से बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज वर्क डन का फॉर्मूला? इट वाज हाफ इनटू half एफ into force into स्मॉल extension. एल. ठीक है, तो ये हाफ इनटू फोर्स तो 100 है. ये पंगा किस में हो रहा है? पंगा किस में हो रहा है? Small L. Small L. स्मॉल एल में घपला है. तो यंग्स मॉडुलस से स्मॉल एल ढूंढ सकते हैं क्या हम लोग? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था? इट Yes. वाज एफ एल अपॉन ए एल. FL upon A. देयरफॉर स्मॉल एल वुड बी, एल ऊपर जाएगा वाई नीचे आएगा, एफ एल अपॉन ए वाई हो जाएगा. तो एफ Y. का वैल्यू 100 इंटू कैपिटल एल का वैल्यू 2 अपॉन ए का वैल्यू 225 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू यंग्स मॉडुलस इज 2 इंटू 10 टू द पावर 11. इसको सॉल्व करोगे एल मिलेगा, वो एल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, वर्क मिलेगा जूल में. फास्ट हो गया क्या बहुत? No, sir. जेब है ना भैया? पक्का? ठीक है, जैसे तुम बोल रहे हो वैसे मैं मान रहा हूं कि तुमको झेप रहे. ओके, तो ये मेरा इधर पे 5वां प्रश्न निपट गया. चौथा प्रश्न होमवर्क करेंगे. प्रश्न क्रमांक 4 वुड बी योर होमवर्क. जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. Come to question number 1. Calculate the coefficient of static friction for an object of mass 50 kg placed on horizontal table. Calculate the coefficient of static friction मतलब क्या? mu s ढूंढने का है. For an object of mass, m का वैल्यू दिया है 50 kg, placed on horizontal level, pulled by attaching a spring balance. The force is increased gradually. It is observed that the object just moves when the spring balance shows. F का वैल्यू दिया है 50 न्यूटन. ठीक है, बेसिकली FR का वैल्यू दिया हुआ है. म्यू एस निकालना है गाइस. म्यू एस गाइस, व्हाट इज FR का फॉर्मूला? FR इज Mu M. म्यू इनटू n. ठीक है, and normal reaction for horizontal surface is mg, for inclined surface is mg cos theta. incline रहेगा तो mg cos theta और straight रहेगा तो क्या रहता है? सीधा mg रहता है. तो therefore fr is equals to क्या रहेगा फॉर्मूला? mu mg. ठीक है, therefore हमको mu ढूंढना है ना, तो mu क्या हो Yes. जाएगा? fr अपॉन mg. FR का वैल्यू 50 दिया हुआ है, M का वैल्यू भी 50 दिया हुआ है, G का वैल्यू 9.8
9.8 9.8 लो या 8.1 लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। 50-50 कट 1/9.8 करके आएगा। अब तुमको अगर ये डायरेक्टली देखना है 1/9.8, यू कैन गो टू रेसिप्रोकल्स। आप रेसिप्रोकल्स में जा सकते हैं गाइस। लॉगबुक है आपके आजू बाजू में? लॉगबुक, Yes, sir. लॉगबुक याद है गाइस? लॉगबुक एवरीवन? Yes. Sir, yes. हाँ, तो लॉगबुक में रेसिप्रोकल में जाओ, 9.8 का जीरो देखो रे। लॉगबुक में जाके लॉगबुक के लास्ट में जाइए और उसमें रेसिप्रोकल्स में 9.8 का जीरो देखिए। रेसिप्रोकल में 9.8 का जीरो क्या आ रहा है बताओ? अरे भाई बताओ भी। 0.1020. 1020, लेकिन रेसिप्रोकल का हर एक नंबर 0.1020 रहता है, मतलब म्यू इज इक्वल टू 0.102। ये मेरा म्यू का वैल्यू है। म्यू इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, देयरफॉर दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नोन एज म्यू एस। ठीक है जी। चलो बढ़िया है, स्क्रीनशॉट लिया? Yes, sir. Yes, sir. So this was question number 1. Let's move to question number 2 then. Question number 2 में there's a block of mass 37 kg, mass 37 kg rests on a rough horizontal plane having coefficient of static friction, that is mu s का वैल्यू दिया है 0.3. Find out the least force required to just move the block horizontally. मतलब क्या? FR का वैल्यू ढूंढना है। FR is equals to क्या फॉर्मूला था? mu n. What is n? N is mg. MG. Therefore FR equals to क्या हो जाएगा? mu mg. I guess it's a very simple question. 0.3 into 37 into g का वैल्यू 9.8। ये आप नॉर्मली भी मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर न्यूटन में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 2। जम रहे ना सबको? Yes. एक ही फॉर्मूला घुमा रहा हूँ, गोल 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 गोल, एक ही फॉर्मूला घुमा रहा हूँ कब से, ठीक है? चक्कर नहीं आना चाहिए तुमको खाली, पक्का? सावित्री समझ में आ रहा है मैडम जी? हाँ सर। चलो, क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है ये समझना है भैया आपको। वो एक बार पकड़ लिया क्वेश्चन कैसे अप्रोच कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन कैसा भी घूम फिर के आए तुम आराम से निपटा लोगे। चलिए इतना सेकंड, चलो एक आखिरी क्वेश्चन बचा है फ्रिक्शन के ऊपर, तीसरा प्रश्न, ठीक है? वो भी कर लेते हैं। उसमें दो भाग है तीसरे प्रश्न में। बॉडी ऑफ मास 37 kg on a rough surface, the minimum friction horizontal force required to start the motion is 68.5 Newton. Okay. इन अच्छा रेस्ट से स्टार्ट किया तो स्टैटिक FR स्टैटिक is 68.5 Newton, and उसके बाद in order to keep the body moving, FR kinetic is 43 Newton. म्यू एस कितना रहेगा और म्यू के कितना रहेगा, ये इनका प्रश्न है। ठीक है ना भाई साहब? सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन में फॉर्मूला तो सबका सेम ही है, FR is mu n, या यू कैन कॉल इट mu mg। MG. ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे FRS लिखता हूं स्टैटिक, तो ये mu s mg हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे FRK लिखता हूं काइनेटिक, तो ये MG. हाँ, तो ये mu k mg हो जाएगा। ठीक है, therefore mu s is FRS upon mg and mu k is
FRK upon M. अपॉन mg. आई गेस इट इज वेरी इजी टू सॉल्व नाउ, क्योंकि FRS का वैल्यू दिया है 68.5, m का वैल्यू 37, g का वैल्यू 9.8. सिमिलरली इसको सॉल्व किया तो आपको म्यूएस मिलेगा, और यहाँ पे इट इज 43 अपॉन नीचे तो 37 इंटू 9.8 तो सेम ही है, इसको सॉल्व किया म्यू क्या मिलेगा. समझ गया गाइस? ठीक है, ये सभी अनसॉल्व क्वेश्चन आपके निपट चुके हैं यहाँ पे.